दो ही घटनाएं ऐसी हैं जिससे राजा की सोच पता चलती है। किसी का निजी झगड़ा है, कोई मुझे कोई लेना देना नहीं। धारा 370 समाप्त हो गई है ना। अरे अभी ताली बजाने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से ही पता है आपको। सवाल यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कैसे समाप्त हुई। मामला तो यह है, वो तो दुनिया को पता है, लेकिन कैसे समाप्त हुई कुछ लोगों को पता है। आपको पता है? किसी को नहीं पता। धारा 370 में जो 14 में जिसे जिताया था तब वो अकेला था। कुछ थोड़ा थकने लगा था। गुजरातियों का धन्यवाद करो, हमारे यहां तो अपनी प्यारी चीज हम पड़ोसी को नहीं देते। गुजरातियों ने 15 साल की ट्रेनिंग के बाद 14 में आपको अपना आदमी दे दिया, और जब लगा कि ये अकेला पड़ रहा है तो 19 में दूसरा वाला दिया। और गांधी के देश में, गांधी की धरती से ये समय और काल देखिए कि कैसे पलटता है। जिस गुजरात के लोगों ने 1947 में एक जघन्य अपराध किया था, उन्हें प्रायश्चित करने का मौका 2014 में मिला। और गुजरातियों ने प्रायश्चित तत्काल किया है। 14 में किया और 19 में किया। 14 वाला थोड़ा सबका साथ सबका विश्वास कर रहा था। 19 वाला गांधी ने कहा कोई तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल कर देना। 19 वाले ने एक साथ दोनों गालों पे थप्पड़ मारा, कहा कि मैं भी वहीं से आया। उसने कमाल का काम किया। ये भाव मैं फिर बार बार कह रहा हूं, वोट आप किसी को दें, लेकिन मैंने शुरू में आपसे कहा 30 सेकंड के लिए सिर्फ सनातनी होना। हम जिस मकान को बना रहे हैं, जिस बेटी को इतने नाजों से पाल रहे हैं, जिसकी सुरक्षा कर रहे हैं, उसको कोई चोट ना लग जाए, वो घर सुरक्षित, उस बेटी वो फ्रिज में मिल रही है, वो अटैची में मिल रही है, वो सड़क पे मिल रही है, वो नाले की में कटी हुई पड़ी मिल रही है। ये सोचना कि हम वोट किसके लिए दे रहे हैं। ये आटा, ये दाल, ये चावल, ये महंगाई अनंत काल तक, जब तक मानव सभ्यता है, घटती बढ़ती रहेगी। वर्तमान परिस्थिति आइडियल सिचुएशन नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं बड़ा आइडियल नहीं है। इसलिए 19 वाले ने ये घटनाएं सार्वजनिक मंचों से सत्ता नहीं बोल सकती, कोई उनकी पार्टी का एमपी नहीं बोल सकता। उनकी बाध्यता है, हम इस काम के लिए हैं ना, हमारा काम ही यही है। क्या कि आप सोचिए सत्ताएं कैसे चलती हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सोचते हैं अरे यार ये मंदिर नहीं बनवा रहा, यार ये भाई साहब थोड़ा समय, 700 साल के बाद बीमारी पता चली है और अब 2 दिन में चाहते हो ठीक हो जाए। कुछ तो समय लगेगा यार, बीमारी तो अभी भी है। 370 की घटना भारतीय संसदीय इतिहास की अद्भुत घटना है। जो लोग पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, जानते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, मैं तो एज ए जर्नलिस्ट इस बात को देखता हूं, तब बता रहा हूं आपको कि ये पहला आजाद भारत में घटना घटी जिसको किसी को अंदाजा नहीं है। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा डायरेक्ट वोट से चुना जाता है और राज्यसभा इनडायरेक्ट वोट से चुना जाता है। ठीक है साहब, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। इस सरकार का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, और वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं था कि उनके पास 282 थे, वो तो आपने एक बार दे दिया था, लेकिन आप पीछे खड़े हुए थे। आपने रोज रोज सवाल नहीं उठाया, ये नहीं किया, आज इस्तीफा दे दो, इनको हटा दो, आलू वालों को लाओ, चावल वालों को लाओ, घोड़े वालों को लाओ, गधे वालों को लाओ। ये आपने नहीं किया। आपने उतना धैर्य बनाए रखा। इस सरकार के नंबर 2 ने ऐसा काम किया कि ज्यादा पूरे देश में सन्नाटा छाया रहा करीब 1 घंटे तक, और लोग ये कहने लगे कि देखो फिर दोबारा से ये हमको झूठ बोलेंगे। इसलिए जब किसी को कोई काम सौंपो तो थोड़ा समय तो दो, कि भाई थोड़ी देर के लिए तो टाइम दो। इमीडिएटली कोई मैगी थोड़ी ना डाली और बन गई।
इस सरकार ने जिस संसद के जिस सदन में इनका बहुमत ही नहीं था, उसी में 370 का बिल सबसे पहले रखा। अब बहुत लोगों ने यह कहा, रे देखो ये अब गुजराती कहेगा कि इसमें तो हमारा बहुमत नहीं है, तो ये बिल गिर गया। अब जब बहुमत दोगे तब हम तीसरी बार आएंगे। मैंने कहा तुम गलतफहमी के शिकार हो, इनके बारे में जानते नहीं हो, थोड़ा धैर्य रखो। और इनका उस सदन में बहुमत नहीं और उसी में बिल पास हो गया। ये सुना आपने? नहीं सुना ना? कितने लोगों ने सही नहीं सुना? हाथ उठाइए। इतने सारे बाकी लोगों ने सुना हुआ है ना? जिस सदन में इनका बहुमत नहीं उसमें 370 का बिल रखा और बिल पास हो गया। आलू से सोना बनाने वाले मशीन के मालिक पीछे मुड़ के देख रहे थे कि लेबर कहां है। काफी देर तक लेबर ढूंढी, यार ये कहां गई लेबर मेरी, पता नहीं चला। तब ये पता चला जब बिल लोकसभा में गया, वहां से 303 थे, वहां तो पास हो नहीं था, वहां पास हो गया। फिर पता चला ओहो खेल ये नहीं था, खेल दूसरा था। दूसरा वाला मैंने कहा ना कि वो एक साथ दोनों पे मारता है। उसने कमाल का खेल ये किया कि राज्यसभा और लोकसभा, ये एक परंपरा है कि नए नए एमपी जो पहली बार जीत के आते हैं उन सब का अलग अलग ग्रुप बनाया जाता है। और इस देश में विदेश में अलग अलग देशों में कहीं पानी की व्यवस्था, कहीं सड़कों की व्यवस्था कितनी अच्छी है उसे देखने जाओ, वहाँ से सीख के आओ, फिर हमारे यहाँ लागू करो। उस दूसरे वाले ने 4 महीने पहले एक सबको बुलाया और कहा हर पार्टी के उसमें 2-2, 4-4 एमपी जाते हैं। और ऐसे करीब 70-80 लोगों का एक ग्रुप बना, हर पार्टी करती है। और क्योंकि भारत में सीखने के लिए नहीं है ना नाली कैसे साफ होती है, तो जर्मन में सीख के आना, नॉर्वे में जाना। 4 महीने पहले उसने एक ग्रुप बनाया, उसमें बीजेपी के भी 2 लोग थे, उसमें और पार्टियों के लोगों को ग्रुप बना करके 4 महीने पहले उसने टिकट बुक करा करके कहा कि आपको नॉर्वे जाना है और वहां की पानी की व्यवस्था देखनी है। विधेयक लाने से 10 दिन पहले अपना अपना बैग लेकर के लोग एयरपोर्ट में ऐसे जा रहे थे जैसे पहली बार जहाज में चढ़े होंगे, और सब बैठ गए। बीजेपी के भी 2 थे उसमें, एक तो वो देर से पहुंचे, और जब जहाज का गेट बंद होने वाला था उनका इंतजार कर रहा था क्योंकि वो एमपी हैं। तो ये बताया गया कि सडनली दोनों एमपी के पेट में दर्द हो गया, वो जा नहीं सकते, वो लौट आए। और दूसरे वाले ने पुख्ता इंतजाम, जब वो बैठ गए जहाज में और नॉर्वे में उतर गए, कंफर्म कर लिया कि उतर गए, जिस दिन वो उतरे और एक दिन टहल के पूरा दिन हुए, उसी दिन विधेयक लाया और विधेयक पास हो गया। और इतना शरीफ है दूसरे वाला कि जिस दिन विधेयक लाना था ये जानबूझ के हो सकता है कोई अनजाने में लीक कर दे खबर, उसने ऐसे दिन विधेयक लाया जब हॉलैंड से भारत की फ्लाइट ही नहीं थी, इसलिए राज्यसभा में पहले पास कराया। सत्ताएं ऐसे चलती हैं मेरे भाई, आप खुश हैं कि ऐसे पास हो गया। इसलिए इस दौर में सच बोलिए और जोर जोर से बोलिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस संविधान की दुहाई दी जा रही है कि संविधान बदल दिया है, संविधान को ये बदल देंगे, खड़े होके कहना चाहिए कि मूर्ख बनाना इस देश को छोड़ो। अगर सन 1976 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन में जब देश के तमाम बड़े नेता जेल में थे, किसके कहने से श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना किसी सदन की सहमति के आपने रात के अंधेरे में भारत के संविधान में बिना अपोजिशन के 42वां संशोधन किया और भारत के प्रेमबिल में जो उसकी आत्मा होती है, जो अक्षुण होती है, उसके अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का शब्द लाए। आपने तो उसकी मूल आत्मा को बदला।
सन 76 में बदला, रात के अंधेरे में बदला। तो वो जो पूछ रहे थे कि हत्या करने का अधिकार कहां लिखा है संविधान में, तो मैं पूछता हूं बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में, जिसको बार बार कहते हैं ये बाबा साहब, हम भी मानते हैं ये बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है, उस बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी कमीशन, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, वक्फ बोर्ड, सच्चर कमीशन, मदर चर्चों गुरुद्वारों से चढ़ने वाले पैसे को किस संविधान में लिखा है कि मजारों से, चर्चों से, गुरुद्वारों पे जो पैसा उनकी आस्था का चढ़ता है, आपकी छूने की हिम्मत नहीं होती। और सनातनी हिंदू मंदिरों के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपया सालाना पैसा चढ़ता है, सरकार उस पैसे को ले जाती है। यह संविधान में कहां लिखा है? कोई जवाब है? ये मदरसे खोले हैं तुमने पूरे देश के अंदर, इनको पैसा सरकार से दे रहे हो, संविधान में कहां लिखा है? तो सनातनी हिंदू को गुरुकुल खोलने का मौका सरकार क्यों नहीं देगी? मेरे मंदिरों का पैसा भी तुम ले जाओगे, कहां लिखा है संविधान में? और जिस संविधान की दुहाई दे रहे हो, उस संविधान के बारे में पूछना चाहता हूं मैं। जब संविधान बन गया, कंप्लीट हो गया, अंबेडकर कोई हिंदूवादी नहीं थे। अंबेडकर को जितना नमन किया जाए सनातनी हिंदू कर सकते, करिएगा। जब अंबेडकर के नाम के आगे आप अंबेडकर की जाति से देखते हैं, आप छोटा कर देते हैं। मैंने शुरू में कहा, मेरे लिए जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया उसकी जाति ब्राह्मण है, बस। अंबेडकर से बड़ा मेरे लिए कोई ब्राह्मण पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसने मेरी हजारों साल पुरानी संस्कृति को इस संविधान में जगह दी। यह उसके कहने से हुआ, उसके प्रण से हुआ। इस समाज को यह बात नहीं बताई गई। संविधान बन गया, संविधान में सब कुछ हो गया, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया। उस वक्त संविधान सेकुलर नहीं था। उस वक्त संविधान में जितने मैंने वक्फ बोर्ड से लेके प्रॉपर्टी बोर्ड, फलाना बोर्ड, मुस्लिम बोर्ड, ये संविधान में नहीं थे। ये कैसे आए? लेकिन संविधान में आप सोचिए, दूरदृष्टि की बात करता हूं मैं। और मैं ये बात इस तथ्य पर कह रहा हूं कि जिनने ये कार्य किया था, उनकी मृत्यु 2007 में हुई है। उनका परिवार जबलपुर में रहता है। 3 दिन पहले वो मेरे ऑफिस दिल्ली में आए थे मुझसे मिलने के लिए। ये घटना इस देश के हर सनातनी हिंदू को पता होनी चाहिए। तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, तुमको पता ही नहीं कहां लड़ रहे हो। जो तुम्हारे हाथ में है, तुम सिर्फ उसी को वापस कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 आदमी, दोनों से नेहरू नाराज, दोनों के खिलाफ। यानी इतनी कटुता किसी घटिया आदमी नहीं हो सकती कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हो गई। इतनी नफरत, इतनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के ये क्या घटिया लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, गंदी बात, अजीब से रहते हैं, मैं कुछ और ही हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार हो गए, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। पंडित नेहरू ने शास्त्री जी को बुलाया और कहा कि राजेंद्र बाबू बचेंगे नहीं, उनकी अंत्येष्टि के लिए जगह ढूंढ लो। लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली में घूमते रहे और सब जगह आए, उन्होंने कहा कि भाई वो उसमें कर दीजिएगा, आप निगमबोध घाट पे कर दीजिएगा। और यह भी इंस्ट्रक्शन दिया कि गांधी जी के आसपास की जगह नहीं देनी है। इत्तेफाक से 10 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक होके आ गए। आप सोचो यार, राजनीति में इतना ईगो। उस आदमी से पूछना चाहता हूं कि भाई, अंबेडकर ने जो मेरी संस्कृति के लिए किया है, मुझे अंबेडकर से उतने ही मतलब है, उतने ही में मेरा एजेंडा है। मुझे बाकी एजेंडा नहीं है। वो क्या करते थे, क्या कहा थे, मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं इस युद्ध को सनातन सभ्यता के पुनर्स्थापना के तौर पे लड़ रहा हूं। इसके अलावा मेरा कोई एजेंडा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अंबेडकर ने क्या बात कही, इसे कहते हैं विजनरी लोग। और विजनरी लोग ऐसा काम कर जाते हैं कि कितनी भी परिस्थिति खराब हो, तब भी आपके सामने एक ऐसा आदर्श रख देते हैं कि उसको कोई काट नहीं सकता है। उसके लिए हिंदूवादी होना, फलाना होना, ढिमाका होना कुछ नहीं होता है। ये टैग लगाने से कि हम हिंदूवादी नहीं होने वाले, उससे कुछ नहीं होगा जब तक यहां और यहां नहीं बदलोगे। अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं ये संविधान पूरा लिख गया। इस संविधान की पहली लाइन क्या है, सब जानते हैं आप लोग?
सुना है भारत के संविधान के पहले पन्ने पे पहली लाइन क्या है? उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, है ना? इसी लाइन को अंबेडकर ने उठाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा इसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन भारत के संविधान में ये धारा, वो धारा, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये धाराएं जितनी हैं कुल मिलाकर के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी है जिससे भारत चल रहा था। इसमें कुछ कुछ बदलाव, बहुत कुछ बदलाव हमने किया है, लेकिन इसमें इंडिया है, इसमें भारत नहीं है। आप देखिए करने वाले लोग कितनी बारीक काम करा, और उसके बाद दोनों में मंत्रणा हुई तो उन्होंने मालूम क्या कहा कि भाई अब तो ये बन गया है, अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो क्या हम ये काम नहीं कर सकते कि पर्ची आई होगी, अभी 10 मिनट तो देंगे ना आप? इसमें 10-30 लिखा हुआ है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जब मैं आ रहा था तो मेरी किताब में बहुत सारी, मैं अपने पर्चे जब बोलने जाता हूं तो मैं अपडेट करता हूं, तो उसमें से 10-12 पर्चे निकले। 10:15 बज गए हैं, 11:20 हो गए हैं, तो मुझे लगा आज नहीं मिलेगी, आज फिर मिल गई एक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विद इन टाइम मैं कर दूंगा। मैं इन बेचारे सब पुलिस वालों को मैं तकलीफ नहीं दूंगा कि मेरे चक्कर में बेचारे खड़े रहे लोग। आप सोचिए कि अंबेडकर कह रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि ये तो इंडिया का है, इसमें भारत कहां है। अब सोचिए कि उनकी दृष्टि में क्या रहा होगा, लोगों को पता नहीं है, लेकिन दूरदृष्टि लोग कैसा काम करके जाते हैं। जब उन्होंने मंत्रणा की तो कुछ नहीं उनसे कहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं तो हम इसमें क्या ऐसा करें जिससे भारत की अनादिकाल की सभ्यता को जीवित रखा जा सके। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि शांति निकेतन बंगाल में है, वहां सबसे बड़ा चित्रकार है जिसका नाम है नंदलाल बोस, उनसे मंत्रणा की जाए। और बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उनको बातचीत हुई, उनको बुलाया, का समय कम है और इसमें हम भारत की सभ्यता के, जैसे राज्यों का केंद्र के साथ कैसे संबंध होता था, विदेश से क्या संबंध होते थे, हमारे मॉरल ग्राउंड क्या होने चाहिए, हमारे मौलिक अधिकार क्या होने चाहिए, इन सब को लिख तो दिया गया है। तो हमने ज़्यादातर अंग्रेजी बैकग्राउंड से लिया है, कहीं फ्रांस से उठाया, यहाँ से उठाया, लेकिन इसमें भारत को जीवित करने उस सभ्यता के अलग अलग समय के चित्र ले सकते हैं, जिससे हम चित्रों के माध्यम से उस सिविलाइजेशन से कनेक्ट कर सकें। और ये दोनों में तय होने के बाद में नंदलाल बोस को बुलाया गया और उनको कहा ये संविधान की कॉपी आप ले लीजिए, इसको पढ़िए और अलग अलग चैप्टर में भारत की भावनाएं क्या हैं, भारत के आदर्श क्या हैं, उनके चित्रों के माध्यम से आप इसको दर्शा सकते हैं। और उन्होंने महान कार्य किया, नंदलाल बोस ने। उनके सबसे प्रिय शिष्य थे राम मनोहर सिन्हा, वो जबलपुर के रहने वाले थे। 2007 में उनका देहांत हुआ है। 22 साल के थे। यह आज के बच्चों को सीखना चाहिए, हम जैसे लोगों को सीखना चाहिए। 22 साल के उस बच्चे को, जो जबलपुर के थे, राम मनोहर सिन्हा, उनको नंदलाल बोस ने कहा कि इसको जल्दी से सारे संविधान को पढ़ो और इमेजिन करो कि इस चैप्टर पर हम क्या तस्वीर लगा सकते हैं। और आनन फानन में 22 चित्र तैयार हुए, 22 चित्र तैयार हुए। और ये चचा को नहीं बताया गया, नहीं, चचा किसी को ले आते ढूंढ ढांड के, किसी की अम्मी, किसी के अब्बा को। उन्होंने ये किया, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, अब तो सार्वजनिक हो गया, उसको बोलते बोलते 10-12 साल हो गए मुझे। उसकी पहली कॉपी की फोटोकॉपी भी मेरे पास है और बाद में सरकार ने छपवाए थे, उस संविधान की कॉपी भी मेरे पास है। वो चित्रों के समय सारा संविधान मेरे पास है, इसलिए मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ उसमें बोलता हूँ। भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर जहाँ आपने लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत, आप सोचिए कि आज आपको ये बात, अगर ये 5-6 साल पहले मैं कहता तो आपको समझ नहीं आती। अभी वो घटना घट गई है तो पूरे देश में खबर बन गई है।